गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, 10th क्लास की केमिस्ट्री की। और सबसे पहले ये बताएं कि जब केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे तो ये जानना ज़रूरी है कि केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। और अब ये समय आ गया है कि हम लोग ये जानें कि केमिस्ट्री में भी कितने ब्रांचेज होते हैं, इसको कितने तरह से हम लोग क्लासीफाई करके पढ़ते हैं, तो जाके ये मतलब स्पष्ट होता है। जैसे सबसे पहले ये बता दें कि केमिस्ट्री क्या है। नहीं तो केमिस्ट्री जस्ट ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसको कितनी तरह से डिफ़ाइन किया जाता है, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो सर्वव्यापी है। कोई भी इससे अछूता नहीं है, कुछ भी इससे अछूता नहीं है केमिस्ट्री से। अब तुम यही सोच लो, अगर मैं ये कहूँ तो तनिक भी अधिकता नहीं होगी कि केमिस्ट्री कुछ भी नहीं था तो भी इस यूनिवर्स में क्या था, केमिस्ट्री था। क्योंकि कुछ नहीं होगा तो गैसेस होंगे, रॉक्स होंगे, वाटर होगा, वेपर फॉर्म में होगा, तो हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री था। तो केमिस्ट्री तो सर्वव्यापी है, इसका डेफिनेशन दे के और हम किसी लिमिट में इसको नहीं रख सकते हैं, फिर भी हम कह सकते हैं कि chemistry is the branch of science. Chemistry is the branch of science in which we deals about the chemical compounds. हम लोग केमिकल कंपाउंड्स के बारे में, चाहे उसकी प्रॉपर्टी हो, चाहे उसका रिएक्शंस हो, है ना, चाहे उसके जो भी फीचर्स है, इसके बारे में हम लोग जो स्टडी करते हैं जिस किसी भी साइंस के जिस किसी भी ब्रांच के अंतर्गत, एंड दैट ब्रांच इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तब ये प्रश्न उठता है कि भाई अब केमिस्ट्री जो है ये तो ब्रॉड रूप है, केमिस्ट्री एक अपने आप में एक विशाल है, विशालकाय है, कहीं कहो कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसको हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार इसको मतलब अलग अलग पार्ट में क्या कर लिए जी, डिवाइड कर लिए। तो तुम कहोगे ना कि केमिस्ट्री में कितने पार्ट्स होते हैं। अब तक तो तुमने साइंस पढ़ा, अभी भी 10th में भी NCERT बुक जो है वो क्या करता है, साइंस क्या मतलब क्या बुक प्रेफर करता है। लेकिन उसमें भी है, तुमको टीचर अलग अलग पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री अलग, फिजिक्स अलग और बायोलॉजी अलग, ठीक है। तो केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी क्या है, साइंस है। और साइंस में एक अलग ब्रांच है क्या, केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में भी 3 पार्ट्स होते हैं, आओ हम देखते हैं। तो यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं, इसको अगर डिफाइन करना चाहते हो तो अपने लैंग्वेज में लिख लेना, इज द ब्रांच ऑफ क्या, is the branch of science, is the branch of science in which we deals or study नहीं about the बोलो केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड्स के बारे में हम लोग क्या करते हैं जी, स्टडी करते हैं। अब तुम्हारे मन में ये होगा कि ज़रा जाने की कौन कौन सा इसमें ब्रांच होता है। तो तुमको बता दें केमिस्ट्री के मेनली कितने ब्रांच होते हैं जी, 3 ब्रांचेज होते हैं। तुमको सिंपल वे में बता दें कि पहला जो है उसको हम लोग कहते हैं क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और दूसरा क्या है, दूसरा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बोलो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब तुमको इसके नाम से स्पष्ट होगा, इनऑर्गेनिक जिसमें ऑर्गेनिक नहीं हो, जिसमें ऑर्गेनिक नहीं हो। हिंदी नाम इसका बताएंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो हम लोग हिंदी भाषी हैं, नो डाउट इंग्लिश में समझेंगे, क्योंकि आगे चल के इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सब कुछ तुमको इंग्लिश में मिलेगा, सारी किताबें तुमको इंग्लिश में मिलेगी। लेकिन यदि अभी के समय में जो तुम्हारा टाइम है, जिस एज में तुम हो, जिस क्लास में तुम हो, जिस एटमॉस्फेयर में तुम हो, उस एटमॉस्फेयर में यदि तुमको थोड़ा सा हिंदी का सपोर्ट मिल जाता है तो मुझे लगता है अपने मातृभाषा में, अपने मदर टंग में बेहतर समझा जा सकता है। तो हम जस्ट ट्राई करेंगे कि तुमको इंग्लिश भी देके और हिंदी भी उसका तुमको बेहतर समझाने की कोशिश करें। तो इनऑर्गेनिक। और तीसरा एक ब्रांच है, इस ब्रांच को हम लोग कहते हैं
फिजिकल केमिस्ट्री, जो तुम्हारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, जो तुम्हारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा 11 क्लास 12th क्लास से, ठीक है, इंटरमीडिएट में। अब तुमको एक बात बताएं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक और नाम से जानते हैं, और वो नाम देखो क्या है, कार्बनिक केमिस्ट्री। इसको क्या कहते हैं जी? कार्बनिक केमिस्ट्री। मतलब अब ये तुम समझ लो कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड का स्टडी करते हैं। मतलब सोच लो, कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड का मेरे जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इससे 80 लाख से भी ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जा सकता है सिर्फ एक कार्बन से। कार्बन के साथ बाकी सभी इसके हेल्पिंग एलिमेंट होंगे, से इतना ज़्यादा कार्बनिक के कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जा सकता है। इसलिए ये एक अलग ब्रांच ही बन गया कार्बनिक केमिस्ट्री, जिसमें सिर्फ कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड का स्टडी करते हैं। बोलो, सिर्फ कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड का स्टडी करते हैं। और एक जो ये है इनऑर्गेनिक का दूसरा नाम देखो, हिंदी में हम कहते हैं अकार्बनिक। क्या कहते हैं? अकार्बनिक। अकार्बनिक का मतलब हो गया अ पहले आके और नेगेटिविटी को मतलब रिस्पांस दे रहा है, का मतलब हुआ कि जिसमें कार्बन के कंपाउंड नहीं हो, जिसमें कार्बन के कंपाउंड नहीं हो। मतलब कहने का ऐसा कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी शो नहीं करता हो, को हम लोग किस में स्टडी करते हैं जी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसको हम लोग कह सकते हैं अकार्बनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक केमिस्ट्री। देखो मैं ये ए लिख रहा हूँ, ये तुमको कहीं मिलेगा नहीं, ये सिर्फ मैंने इसको शो करने के लिए लिखा है हिंदी वाला बात को। अकार्बनिक, अकार्बनिक मतलब ऐसा, मतलब कंपाउंड जिसमें कार्बन नहीं हो। कुछ एक्सेप्शन तुमको देखने को मिलेंगे जिसमें कि कार्बन होने के बाद भी हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, जैसे CO2, या फिर H2CO3। तो एक और बात बताते चले, केमिस्ट्री जो है वो एक्सेप्शंस का भंडार है, लेकिन फिर भी तुमको बताएंगे कि कार्बन इसमें प्रेजेंट होते हुए भी इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों स्टडी करते हैं, ये आगे के डिस्कशन का मैटर है। लेकिन इतना ही जानो कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को ये शो नहीं करते हैं, इसलिए हम इसको क्या करते हैं जी? इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कंसीडर करते हैं। बाकी देखो यहाँ पर जो फिजिकल केमिस्ट्री है, इसमें ये तो वही पढ़ सकता है और वही पढ़ा सकता है जिसका इन दोनों में क्या है? इंटरेस्ट है। क्योंकि इन दोनों के, कार्बनिक केमिस्ट्री में कार्बन कंपाउंड के, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के फिजिकल बिहेवियर, मीन्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, चाहे तुम कहो फ्रीजिंग पॉइंट, चाहे तुम कहो क्या, मतलब ये इसके प्रॉपर्टीज़ को मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर को, एटॉमिक रेडियस को समझना हो, तो मतलब ये कह सकते हो कि ये फिजिकल केमिस्ट्री मीन्स द केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री का फिजिक्स पार्ट। मैथमेटिकल केमिस्ट्री भी कह सकते हैं इसको। फिजिकल केमिस्ट्री को क्या कह सकते हैं? मैथमेटिकल केमिस्ट्री। इसमें देखो कितना चीज़ है। ये इसलिए थोड़ा सा कह सकते हो कि टफ पड़ जाता है, इसलिए कि इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, तीनों का ही इसमें क्या है? समागम है। तीनों ही इसमें समाये हुए हैं। फिजिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए। जब तुम पढ़ोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर तो उसमें एटॉमिक फिजिक्स होगा, तो वो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाते समय केमिस्ट्री वाले बोलते हैं फिजिक्स में पढ़ना है, फिजिक्स वाले बोलते हैं कि केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो उसमें कुछ पार्ट्स हैं, लेकिन पढ़ाना चाहिए। तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारा कैलकुलेशन आता है। जनरली बच्चे तो इसको पढ़ते नहीं हैं, इससे डरते हैं। इसको पढ़ते नहीं हैं, इससे डरते हैं, इसके बारे में जानते नहीं हैं।
देखो क्या कह रहा हूँ, इसलिए ना तो इससे डर, ना तो मतलब कहने का मतलब है इसको खूब पढ़ने की ज़रूरत है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, और इसको तो जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ़िलहाल अभी 10th क्लास है, और 10th क्लास में मैं जो अभी टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ उस टॉपिक मतलब चैप्टर जो है, उस चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मीन्स दिस चैप्टर इज जस्ट रिलेटेड टू द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने बताया ये कार्बनिक केमिस्ट्री है, और तुम्हारे चैप्टर का नाम है क्या, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसमें तो कार्बन और उसके कंपाउंड का ही स्टडी करते हैं। तो योर चैप्टर बिलोंग्स टू द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम यहाँ पर लिखें, हेडिंग दें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स क्या, कंपाउंड। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तुमको एक बात बताते चले, ध्यान से पढ़ो, ठीक है, ऑनेस्टली इसको समझो, क्योंकि ये बिल्कुल डरने का चीज़ नहीं है, एकदम 100% और स्पष्ट समझ में आने का चीज़ है। ज़रूरत है अभी से हम लोग इस पर क्या करें, विशेष ध्यान दें। ठीक है, बता दे तुमको कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को पढ़ने के लिए, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को पढ़ने के लिए ज़रा सा मैं बताना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में क्या मिस्ट्री थी। मिस्ट्री मतलब समझते हो, आजकल बड़ा चर्चा में है मिस्ट्री शब्द, रहस्य, रहस्य जिसके फैक्ट को जानना नहीं जाता है और कुछ भी बोला जाता है उसको रहस्य नहीं, मिस्ट्री। तो जैसे मान लो कि आज के डेट में भी हमारे समाज में कई मिस्ट्री है, नहीं, कई बातें लोग कहते हैं, कभी कोई जो है बृहस्पतिवार को साबुन नहीं लगाता है तो शनिवार को बाल नहीं कटवाता है, जबकि सब वार किसके द्वारा बनाया गया है, गॉड के द्वारा बनाया गया है। हालांकि इस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, मैं तुमको बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में लोगों का ये मत था, लोगों मतलब किसका, जो साइंटिस्ट थे, जो मतलब रिसर्च में आगे थे, उनका ये मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता है लेबोरेटरी में। ठीक है, तो लैब में जब आर्टिफिशियली इसको सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता है तो उनका मानना था कि कोई इसको गॉड बनाते हैं, सिर्फ ये गॉड के द्वारा बनाया जा सकता है, मतलब कोई एक सुपर नेचुरल फोर्स है जो इसको क्या करता है, वही सिर्फ इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मतलब उस सुपर नेचुरल फोर्स को, उस सुपर नेचुरल पावर को इन्होंने कहा वाइटल फोर्स। क्या कहा, वाइटल फोर्स। कोई वाइटल फोर्स है जिसके द्वारा ये बनता है, और इसी के नाम पर VBT आया, VFT वाइटल फोर्स थियरी, VFT वाइटल फोर्स थियरी। देखो ये मानना था लोगों का कि नहीं, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना, कार्बनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ या तो लिविंग से या नॉन लिविंग से क्या किया जा सकता है, एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उसी से प्राप्त किया जा सकता है। इसको लैब में या आर्टिफिशियली कोई कहे बनाने का तो ये असंभव चीज़ है, और ये काफ़ी समय तक इस बात को माना जाता रहा, काफ़ी समय तक ये बात मतलब जो है समाज में ये रहा कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है, ऐसा इन्होंने मतलब ऑन द बेसिस ऑफ दिस एजम्पशन बर्जीलियस जो एक स्वीडिश केमिस्ट थे, इन्होंने कहा कि देखो कि एक वाइटल फोर्स थियरी, मतलब इन्होंने इस पर वाइटल फोर्स थियरी एक टर्म दे के और उसको एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रोसेस्ड और प्रोड्यूस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम मिस्टीरियस फोर्स विच इज़ नोन एज वाइटल फोर्स, जो कि हमने अभी तुमको बताया। अपना लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में तुम चाहो अपने शब्दों में लिख सकते हो, अगर तुम्हारी लैंग्वेज ठीक है। आगे देखो, इसके बाद इस बात को आगे देखो, कोई कुछ कह देता है तो उस पर तो सोच बनी रहती है, क्या ये गलत कहे कि सही कहे, उस पर सोच के आगे मतलब डिस्कवरी होती रही। फाइनली जो है ओहलर एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया कि अचानक से एक उन्होंने क्या किया,
उस रहस्य से पर्दा उठाया, और पर्दा उठाने के बाद उन्होंने अचानक यूरिया ऑब्टेन कर लिया। किससे जी? मनुष्य के यूरिन से या अदर मैमल्स के यूरिन से उन्होंने क्या कर लिया? यूरिया प्रोड्यूस कर लिया। किसमें जी? लैब में। और तुमको ये पता है कि यूरिया जो है वह क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। इन्होंने प्रोड्यूस कर लिया यूरिया, ठीक है, जो कि मतलब यूरिया एक्सीडेंटली ऑब्टेन्ड यूरिया प्रेजेंट इन मैमल्स, है ना, बाय इवेपोरेटिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट जो है वो क्या है जी? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि ऑब्टेन किया जाता है किससे? डबल डिकम्पोजिशन से, अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनाइड के। आओ जरा सा हम रिएक्शन लिखते हैं कि अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनेट के, यहाँ इरेज करें हम इसको, तो इसको इरेज कर सकते हैं और यहाँ पर लिखेंगे हम अब रिएक्शन को। तुम लोग देखो कैसे क्या हुआ। तुमको बताएं कि अमोनियम क्लोराइड को सबसे पहले इन्होंने क्या किया? अमोनियम क्लोराइड का, है ना, अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन कराया किसके साथ? पोटेशियम साइनेट के साथ। किसके साथ जी? पोटेशियम साइनेट के साथ। यहाँ पर क्या हुआ? डबल डिकम्पोजिशन हुआ। क्या हुआ जी? डबल डिकम्पोजिशन हुआ, है ना। और डबल डिकम्पोजिशन के बाद क्या बना? तो अमोनियम साइनेट बना। बोलो क्या बना? NH4CNO। देखो NH4CNO बचा क्या? KCl। बचा क्या? KCl। ये मिला। क्या मिला? ये मिला। मिला ना? ये मिला। देखो ये कि इसका नाम लिख लो। लिखने से नाम जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे प्रैक्टिस में होगा। अमोनियम क्लोराइड, है ना। इसको क्या पढ़ेंगे जी? कोई बता सकता है? पोटेशियम साइनेट। पोटेशियम साइनेट। अब ये क्या हो जाएगा बता सकते हो? ये नाम क्या है? बोलो बोलो। अमोनियम साइनेट। और ये क्या होगा जी? पोटेशियम क्लोराइड। क्या होगा? पोटेशियम क्लोराइड। अब तुमको बता दें कि जब ये अमोनियम साइनेट मिला तो इसको क्या कर दिया? आगे चल के इस अमोनियम साइनेट से ही तो हमको क्या मिला जी? यूरिया मिला। तो अमोनियम साइनेट से साइनेट को क्या कर दिया इन्होंने? हीट कर दिया। क्या कर दिया? हीट कर दिया अमोनियम साइनेट को। और हीट करके क्या किया? रीअरेंज कर लिए। देखो अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला क्या होता है? NH4CNO। हम NH4CNO इसको क्या कहते हैं जी? अमोनियम साइनेट। और अमोनियम साइनेट को इन्होंने क्या किया? हीट कर दिया। हीट का सिंबल ये होता है, तुम लिख सकते हो, हीट कर दिया। हीट करके और इसको क्या किया जी? रीअरेंज कर लिया। और इसके बाद इनको क्या मिला? NH2C डबल बॉन्ड O NH2। ये क्या है जी? यूरिया। और इन्होंने क्या किया? इस मान्यता पर पानी फेर दिया। नहीं, लोगों के मान्यता पर, वाइटल फोर्स थियरी पर पानी फेर दिया। कहा कि भैया लैब में भी इसको क्या किया जा सकता है? प्रोड्यूस कराया जा सकता है। लैब में भी प्रोड्यूस इसको कराया जा सकता है। इसके बाद लोगों की सोच बदली और उसके बाद तो आज के डेट में अनेकों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या हुई? डिस्कवरी हुई। हम लोग 11th क्लास में और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। थोड़ा तुमको ये हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, क्योंकि जब हम कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कार्बन एंड कंपाउंड, जब हम कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड को पढ़ रहे हैं तो आखिर ये क्या लैब में शुरू से ही प्रिपेयर किया गया कि पहले इसके बारे में कुछ कहानियाँ भी थी, है ना। तो ये हम लोग देखेंगे कि कार्बन एंड कंपाउंड अब पढ़ेंगे। हम लोग जान गए कि पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में क्या सोच थी, है ना। कार्बन कंपाउंड के बारे में क्या सोच थी लोगों की। हालांकि ये पूरा मतलब डिटेल नॉलेज नहीं है, डिटेल कॉन्सेप्ट नहीं है। आगे भी हम लोग इसको पढ़ेंगे।
अभी फ़िलहाल जो हमारा सिलेबस डिमांड करता है वो है, चैप्टर का नाम क्या है जी? कार्बन एंड, हाँ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और इससे रिलेटेड कंपाउंड की हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, जितनी क्लासेस आगे बढ़ेंगे उसमें उतना ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन आएगा, उतनी बातों को सीखेंगे। तो ये सीखने का तो ये एक क्रम है, एक सीरीज़ है, एक सीरीज़ में हम लोग सीखते हैं। अभी इंट्रोडक्शन जानेंगे, फिर बाद में इसके बारे में डिटेल जानेंगे, फिर इसमें और अंदर जाके इसमें रिसर्च करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो हमारा मेन कह सकते हैं हीरो है इस चैप्टर का, वो कौन है जी? कार्बन। तो हम लोग हेडिंग दें क्या इस कार्बन को? इस कार्बन को हेडिंग दें? हाँ, कार्बन। क्या नाम है जी उस एलिमेंट का? कार्बन। नेम ऑफ द एलिमेंट इज कार्बन। इसका सिंबल क्या होता है जी? हाँ, सिंबल इसका होता है सी। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, कोई बता सकता है? तो एटॉमिक नंबर इसका होता है 6। और इसका मास नंबर होता है इसका 12। यू लिखो या 12 AMU लिखो, और इसी को ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो 12 ग्राम भी लिख सकते हो। ठीक है ना? अब तुमको एक और बात बताते चले, इसके आइसोटोप्स, कार्बन के आइसोटोप्स भी होते हैं। शायद मैंने पहले डिस्कशन किया होगा आइसोटोप्स के बारे में, किया होगा, नहीं किया होगा, या किया होगा, तुम यहाँ जान लो। आइसोटोप्स का मतलब होता है यहाँ पर क्या जी? सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, but having different atomic mass. Different atomic mass is called isotopes. Isotopes. अब तुमको जैसे हम कहें कार्बन, है ना, कार्बन, तो यहाँ पर C6 और क्या 12, ये होता है पहला। दूसरा लिख सकते हैं क्या? C6 13, और तीसरा क्या लिख सकते हैं जी? C6 14। ठीक है, C6 14, ये तीन इसके क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं। क्या होते हैं? आइसोटोप्स। चलो जरा कार्बन की बात करें। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास होता है 12। अगर तुमसे पूछे कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है तो तुम बताए बड़ा आसानी से क्या? एटॉमिक नंबर, और इसके जगह हम Z लिख सकते हैं जी, 6। तुमसे पूछे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है इसमें तो क्या कहोगे? 6। तुमसे पूछे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है तो तुम क्या कहोगे जी? 6 कहोगे ना? तुमसे पूछेंगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है तो तुम क्या कहोगे? 6, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस नंबर एटॉमिक नंबर। तो तुम कह सकते हो कि एटॉमिक मास इसका 12 है और एटॉमिक नंबर 6 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेकिन वही यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 7 और यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 8, बिकॉज 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7, 14 माइनस 6 इज इक्वल टू, और ये हमने माइनस क्यों किया? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक मास में से हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मीन्स एटॉमिक नंबर को उसमें से क्या करते हैं जी? घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। बोलो यहाँ तक सबका क्लियर है? अब जरा मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूँ इसका, तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका क्या होगा जी? तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यदि हम K और L सेल में लिखना चाहें तो होगा 2 और 4। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है जी? 4 है। चलो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका लिखा किसमें? सेल में। किसमें? इन सेल। जरा और सब सेल में भी लिख लें
तो अब लिखते हैं इन सब सेल, इन सब सेल। सब सेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा बेटा? 1s2 2s2 2p2 2p2। p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, लेकिन हमारे पास 2 + 2 4 यहीं क्लियर हो गया है। तो अब जो बचा वो p में रख देंगे। आई बात समझ में? ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ऑर्बिटल। तो इन ऑर्बिटल, देखो तुमको ये सब बात जो है पूरी तरह से समझ में आएगी नहीं, लेकिन सुने रहोगे तो समझ में तो आएगी। सर ने ऑर्बिटल भी नाम लिया था, और ऑर्बिटल को कैसा बनाया था? रेक्टेंगुलर बनाया था। तो देखो एस ऑर्बिटल में चूंकि एक ही इसका एस ऑर्बिटल में एक एस सब ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल होता है। एस सब ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल होता है? 1। क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो एस सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? मैक्सिमम 2। तो एक ऑर्बिटल होगा। फिर 2s में भी तो s है, तो कितना ऑर्बिटल होगा जी? एक ही होगा। 2s में, s ऑर्बिटल में, s सब ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल ना होगा, क्योंकि s में तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं s सब ऑर्बिट में, और एक ऑर्बिटल को 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है। तो इस तरह से p सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? मैक्सिमम 6। तो 6 रहते हैं, और एक ऑर्बिटल को 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करने की क्षमता होती है। तो कितने ऑर्बिटल चाहिए जी? 3। तो p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। कितने ऑर्बिटल होते हैं जी? 3। समझ में आ रहा है? अब देखो, तुम यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करोगे, तो आगे 11th में पढ़ोगे क्या कि इलेक्ट्रॉन fill in orbitals, firstly fill in orbitals singly। सिंगल इलेक्ट्रॉन पहले फिल करते हैं सेम क्लॉक में, चाहे वो तुम एंटीवाइज क्लॉक में अगर तुमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया, तो सब एंटीवाइज क्लॉक में होंगे। अगर क्लॉकवाइज में किया अरेंज तो सब क्लॉकवाइज में होंगे, लेकिन पहले सिंगल फिल करेंगे। तो पहले सिंगल फिल किया, देन आफ्टर पेयरिंग टेक्स प्लेस। तो ये फर्स्ट ऑर्बिटल फुलफिल हो गया। सेकंड में देखो, सेकंड भी फुलफिल हो गया। थर्ड में देखो, थर्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है जी? बोलो। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। अरे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है जी? 2p मतलब सब ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम सिंगली फिल कर दिए। एक बात तुमको बता दें कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये 1s2 हो गया, ये 2s2 हो गया, और ये 2p2 हो गया। तुमको ये बता दें कि कभी भी जैसे देखो ये एक ही ऑर्बिट है ना, 2s और 2p, तो 2s में फुलफिल हो गया। और एक बाद में चल के तुम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर समझोगे। मैं फिर तुमको बताऊं कि कोई भी एलिमेंट जब खाली हो, कोई भी सब ऑर्बिट, ठीक है, जब खाली हो, हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो, तो वो मोस्ट स्टेबल कंडीशन में होता है। आई बात समझ में? तुम लोग को पहले हम SPDF में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाए हैं, उसी के बेसिस पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देके अपनी बात को समझाने की कोशिश करता हूं तुमको, क्योंकि अभी पूरा समझ जाने के लिए कई सारे लॉज है और प्रिंसिपल है, तुमको समझना पड़ेगा। मैं ज़रा सा तुमको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मुझे उम्मीद है सब नोट कर लिए होगे तुम लोग। देखो S, P और D ये क्या होता है? सब ऑर्बिट होता है। S सब ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 6 और D में 10। हमने कहा हाफ फील्ड इम्प्टी। क्या कहा हमने? देखो इम्प्टी माने क्या होता है जी? खाली। हाफ फील्ड माने क्या होता है जी? आधा भरा हुआ। या फुल फील्ड माने क्या होता है जी? पूरा भरा हुआ, है ना। ये तीनों ही कंडीशन में जो ऑर्बिट सब ऑर्बिट्स होते हैं वो क्या है? मोस्ट स्टेबल कंडीशन में होते हैं। क्या होते हैं? मोस्ट स्टेबल, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, बाकी तुमको बता दें, देखो तो इसके लिए हाफ फील्ड क्या होगा? इसके लिए इम्प्टी 0 होगा ना, हाफ फील्ड 1 होगा। अरे 2 का आधा कितना होता है जी? और फुल फील्ड क्या होगा? 2 होगा। इसके लिए बात किया, इसके लिए बात करता हूँ। हाफ फील्ड क्या होगा? माने इम्प्टी क्या होगा? 0। हाफ फील्ड क्या होगा?
3 और फुल फील्ड क्या होगा 6। और अब इसके लिए मैं बात करता हूँ, हाफ फील्ड की एम्प्टी क्या होगा, हाफ क्या होगा, और मतलब इस स्टेट में यदि रहता है ये तो मोस्ट स्टेबल कंडीशन में रहेगा। अब जरा बात मेरी समझने की कोशिश करना। एस, ये भी 2s है और ये भी 2p है। 2s और 2p मतलब सेम ऑर्बिट है ना, तो सेम ऑर्बिट है तो इलेक्ट्रॉन स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट करना मतलब छलांग लगा सकते हैं। बात समझ रहे हो? छलांग तब न लगाएंगे जब उनकी स्टेबिलिटी में कोई डिस्टरबेंस ना हो। स्टेबिलिटी मतलब उनको सुकून मिले, ये नहीं कि अपने को अनस्टेबल करके और कहीं दूसरे जगह चले जाएं। तो देखो यहाँ पर एक खाली ऑर्बिटल है ना जी, है ना, और ये तुमको बता दे कि p ऑर्बिटल कितना कितना इलेक्ट्रॉन हो तो स्टेबल रहेगा, या तो 0 हो, या तो 3 हो, और या तो 6 हो। तो यहाँ पर 0 है नहीं, इसमें 2 ठो है, 3 है तो नहीं, तो ये 3 बनाना चाहेगा ना, तो 3 बनाना, ये कितना बनाना चाहेगा, 3 बनाना चाहेगा हैं। अब देखो ये एस वाला, क्योंकि ये दोनों सेम मतलब कि किसके हैं, ऑर्बिट के हैं, तो एस वाला की बात करो। एस में तुम देखोगे तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये खाली है, एम्प्टी भी नहीं है, फुल फील्ड है। अगर ये हाफ फील्ड रहे तो भी स्टेबल होगा, हाफ फील्ड रहे तो भी स्टेबल होगा, तो इसमें बेचैनी रहेगी, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा जी, इसको दे देगा। अब देखो ये तीनों क्या हो गया, मतलब तीनों, ये दोनों हाफ फील्ड हो गया, ये भी हाफ फील्ड हो गया और ये भी हाफ फील्ड हो गया, जो कि मोस्ट स्टेबल कंडीशन है। क्या है जी, मोस्ट स्टेबल स्टेट है इसका। आइए तो स्टेबल है ही, ये तो दूसरा ऑर्बिट है, तो इधर जाने का बात नहीं बनता है। लेकिन ये सेम ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन तो एक्सचेंज हो सकते हैं अगर उनकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब ना हो तो। थोड़ी और इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने अपनी बात को समझाने की कोशिश की कुछ कॉन्सेप्ट को देके। ये भी किसी रूल पर बेस्ड है, ये भी किसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है जो तुम 11th क्लास के एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे, ठीक ना। ये बहुत से प्रिंसिपल तुमको पढ़ना है 11th क्लास के एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा तुमको, है ना। पाली, अफबाऊ और हुंड्स, दुनिया भर के प्रिंसिपल को पढ़ोगे और उसको समझ में आएगा तुमको। लेकिन ये समझ आया ना। अब तुमसे पूछा जाए कि ये बताओ कि इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसको देख के तुम कह सकते हो, इसको देख के कह सकते हो, इसको देख के कह सकते हो, और इसको भी देख के कह सकते हो। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जी इसमें, नहीं बोलोगे क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कई तो 6 कह रहे हैं, कुछ बेवकूफ़ इसमें बैठे हुए जो 6 कह रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जी? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 ही ना होगा जी। तुम सबको जोड़ के बता दोगे कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बताओगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को बताओगे, तो कितना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जी? यहाँ पर 4 होगा, हैं। तो वैलेंसी क्या होगी, तुमको पहले भी बताया था हमने कि जिस किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हो, उसकी वैलेंसी क्या हो जाती है जी। और ये +-4 का मतलब होता है कि ये जनरली इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, जनरली इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तुमको पहले भी बताया है हमने, अभी भी तुमको बता रहे हैं, जब हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ा रहे थे उसमें भी तुमको बताए थे। अब देखो, इसलिए हम लिख सकते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात। क्या लिख सकते हैं? बहुत इम्पॉर्टेंट बात कार्बन के बारे में, जो कि इसी कार्बन के इसी प्रॉपर्टी के चलते, कार्बन के जो मैं प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ, इसी प्रॉपर्टी के चलते कार्बन इतना ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड का क्या करता है जी, फॉर्मेशन करता है। अब बताता हूँ मैं, इसमें लिखता हूँ कार्बन सोज टेट्रा माने क्या होता है जी? 4। देखो, अरे बेवकूफ़, टेट्रा माने 3 होता है क्या जी? हैं, नहीं समझ में आए तो सुनो। टेट्रा मीन्स क्या होता है जी? 4। और टेट्रा वैलेंसी क्या शो करता है जी? टेट्रा वैलेंसी। कार्बन सोज टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी मतलब हो गया कि जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या हो, 4 इलेक्ट्रॉन हो,
और कार्बन की सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी होती है कार्बन के पास। क्या होती है? सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी होती है, वैलेंसी को शो करता है। टेट्रा वैलेंसी मीन्स क्या जी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक और बात कहा जा सकता है इसके बारे में, और वो बात क्या कहा जा सकता है? कहा जा सकता है कि फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करते हैं जी? हाँ, फॉर्म कार्बनिक कंपाउंड, कार्बनिक कंपाउंड with other elements as well as other elements as well as itself also। मतलब कार्बन के साथ भी, कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ भी। एक और बात बताएं, यही कार्बन यदि हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो उस कार्बन कंपाउंड को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं जी? तो हाइड्रोकार्बन इज द कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन एंड कार्बन इज प्रेजेंट। आई बात समझ में? हाँ, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कार्बनिक कंपाउंड विद अदर एलिमेंट्स विच इज द बेसिस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, यह क्या होता है? कार्बन क्या होता है जी? नॉन मेटल होता है, जो तुमको बताएं अर्थ क्रस्ट में 0.02% और एटमॉस्फेयर में 0.03% में पाया जाता है। ये अदर एलिमेंट के साथ कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। मैंने पहले भी बताया है कि यह कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। ये बात तुमको समझ में आई? एक और बात बता दें, कार्बन जो है अर्थ क्रस्ट में और चाहे एटमॉस्फेयर में इतना कम अमाउंट में पाया जाता है, फिर भी इतना ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। हम लोगों के बॉडी में ही देखो ना, प्रोटीन हो, चाहे न्यूक्लिक एसिड्स हो, चाहे फैट्स हो, ठीक है, ये सभी किससे बने हैं जी? और जितने भी कंपाउंड है ये सभी किससे बने हैं? कार्बन के कंपाउंड है। कार्बन और अदर एलिमेंट के साथ मिल के बने हैं। और तुमको एक बात बता दें, कार्बन का मतलब कार्बन का मीन्स कार्बन के साथ ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में लेवल बढ़ना भी उतना ही घातक है। ये नहीं कि अब कार्बन इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, कार्बन जीवनदायी तत्व है, नहीं, तो लाइफ गिविंग एलिमेंट है। तो अब इसके अमाउंट को क्या करें हम लोग? इसके कंपाउंड को हम लोग इंक्रीज करने लगे तो ये ह्यूमन लाइफ के लिए उतना ही डेंजरस भी है। बात समझ में आई? इसलिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल यदि एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है तो उससे क्या होगा जी? हाँ, एटमॉस्फेयर की गर्मी क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टेंडेंसी टू ट्रैप हीट को कैच करने की टेंडेंसी होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड यदि एटमॉस्फेयर में है तो हीट जो अर्थ से रेडिएट होगा उस हीट को ये मतलब एटमॉस्फेयर में ऊपर नहीं जाने देगा, ठीक है, जिसके चलते तुम्हारा लोकल वातावरण जो है काफ़ी गर्म हो जाएगा। इसलिए इसके अमाउंट को लिमिटेड रखना भी उतना ही ज़रूरी है। एक टर्म आता है कार्बन के बारे में, कैटेनेशन पावर। क्या आता है? कैटेनेशन पावर। कैटेनेशन का अगर तुम हिंदी मीनिंग जानोगे, ये केमिस्ट्री का शब्द है, इसका हिंदी मीनिंग जानोगे मतलब इंग्लिश इसका जानोगे तो इसका होता है सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, स्वयं के जाल बनाने की क्षमता, लिंक करने की क्षमता। देखो हेडिंग देते हैं हम कैटेनेशन। क्या? कैटेनेशन देख लेना, स्पेलिंग जरा सा, कैटेनेशन, ठीक है, कैटेनेशन। अब तुमको बता दें कार्बन की कैटेनेशन मतलब कैटेनेटिक प्रॉपर्टी जो होती है, हम कह सकते हैं इसको द एबिलिटी, कैटेनेशन क्या है तो इसके बारे में हम कह सकते हैं द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू ज्वाइन विद अदर एटम, to join with other atom to form क्या?
some element to other atom combine with other atom of the element and form long chain, जिसको हम लोग क्या कहते हैं जी, called catenation। तुम ऐसे समझो ना, कैटेनेशन का मतलब हुआ सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। क्या हुआ जी, मतलब सेल्फ लिंकिंग ability to form a straight, branched as well as क्या, a ring chain। ठीक है, कार्बन की ये यूनिक प्रॉपर्टी होती है जो ये स्ट्रेट चेन का भी फॉर्मेशन करते हैं, ब्रांच्ड चेन का भी, और किसका, हाँ, रिंग चेन का भी। एक और बात बताएं तुमको, ये जो है ना, इसका ये एक्साइटेड स्टेट होता है। कौन सा स्टेट होता है जी, तुमको बता दें इसका, जैसे तुमको अगर हम लिखें 1s2 2s2 2p2, तो तुम मान लो इसका हमने बनाया नहीं, ऑर्बिटल डायग्राम बनाया, और ऑर्बिटल डायग्राम दो तरीके से बना सकते हैं कि नहीं जी। और देखो ये इसका एक्साइटेड स्टेट होगा, क्या होगा जी, एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अभी बताया, इसमें चला आएगा। और यही इसके टेट्रा वैलेंसी प्रॉपर्टी को क्या करता है जी, शो कराता है, टेट्रा वैलेंसी प्रॉपर्टी को शो कराता है। बात समझ में आ रही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। इसको इरेज करें क्या, चलो अब देखो कि ये टेट्रा वैलेंसी प्रॉपर्टी के चलते सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन करता है। इसको कह सकते हैं स्ट्रेट, ब्रांच्ड और रिंग चेन का भी फॉर्मेशन करता है। देखो पहले हम स्ट्रेट चेन जैसे बता रहे हैं तुमको, स्ट्रेट चेन जैसे देखो, कार्बन कितनी वैलेंसी होती है इसकी, 4। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, देख रहे हो, ये इस तरह से स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन किया। या तुम ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब जितना कार्बन आगे जोड़ते जाओ ये क्या होगा, उतना ही बड़ा होता जाएगा, उतना ही लंबा होता जाएगा। ठीक है, इसके बाद से तुमको ब्रांच्ड चेन के बारे में बता रहे हैं। ब्रांच चेन में तुमको जैसे हमने कहा, अब तुम कहीं एक कार्बन जोड़ दो, वहाँ से कहानी शुरू हो गई, यहाँ एक कार्बन जोड़ दो, देख रहे हो, ये ब्रांच चेन, मतलब ब्रांच भी निकले हुए रहते हैं। नहीं, ऐसा भी तुम कर सकते हो, सी ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये ब्रांच चेन का फॉर्मेशन किए, एज वेल एज रिंग चेन। रिंग का देखो, रिंग चेन तुमको रिंग में बता दें, जैसे सी और तुम जैसे अब इसमें कितने हैं, 1 2 2 वैलेंसीज आर बीजी, देन 2 इधर, 2 ठो इधर, 2 ठो इधर। अब तुमको ये समझाएंगे ये लाइन क्यों खींच रहे हैं, इसके लिए तुम घबराना मत। इसको बताएंगे कि ये लाइन क्या है, इसका मतलब क्या है। फ़िलहाल तो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं किसके बारे में जी, ये किस तरह के चेन का फॉर्मेशन करता है। तुम ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है, इसको साइक्लोप्रोपेन कहते हैं, इसको साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। यहाँ पर ऐसा एक और लिखो, एक और कंपाउंड बनाओ, तो इसको हम लोग कहते हैं साइक्लोब्यूटेन कह सकते हैं।
ऐसा कंपाउंड बना दो, नहीं जी, कितना है 1 2 3 4 5, इसको साइक्लोपेंटेन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब इस तरह के कंपाउंड का भी फॉर्मेशन करता है। इसका नाम यदि रखना हो तो 1 2 3 4, इसको सिंपल क्या कह सकते हैं जी, चलो इसको हम लिख देते हैं, अभी बाद में लेकिन बताएंगे। इसको कहते हैं ब्यूटेन, क्या कह सकते हैं, ब्यूटेन। इसको क्या कह सकते हैं, 3 है तो प्रोपेन। तुम लोग सोचोगे कि सर कैसे लिख रहे हैं, बता देंगे। अब देखो इसमें कितना है 1 2 3 4, तो 4 मतलब 4 है तो ब्यूटेन। और देखो ये 1 2 3 4, तो 2 3, 2 और 3 पर क्या है जी, एक एक कार्बन है। क्या है, 2 और 3 पर एक एक कार्बन है, तो क्या इसको कहेंगे 2 3 डाईमिथाइल, क्या कहेंगे 2 3 डाईमिथाइल, और 4 है तो क्या कहेंगे जी, ब्यूटेन, 2 3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। और इसको क्या कहेंगे जी, 2 2 डाईमिथाइल, बोलो ना, प्रोपेन। क्या कहेंगे 2 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। एक और नाम इसका दे सकते हैं 1 2 3 4 5, नियोपेंटेन। क्या नाम दे सकते हैं, हाँ, अब बताएंगे कि क्यों नियोपेंटेन, ये बाद में बताएंगे। ठीक है, इसको तुम लोग क्या लिख सकते हो जी, साइक्लिक कंपाउंड है तो इसको लिख सकते हो साइक्लो ब्यूटेन। क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, साइक्लोपेंटेन। इसको क्या लिख सकते हो जी, तुमको एक बात कॉमन मिल रहा होगा, प्रोपेन। इसको क्या कहते हैं जी, साइक्लोब्यूटेन। इस सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे इसको। ठीक है, तो अब हम लोग जरा सा हेडिंग देते हैं ऑकरेंस, और इसमें कुछ लिखेंगे, तब इसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे। 10 लिख दिए थे, सॉरी साइक्लोब्यूटेन लिख दिए थे, साइक्लोब्यूटेन नहीं होगा क्योंकि इसमें कितने कार्बन है जी, 1 2 3 4 5 6, तो ब्यूट तो हम लोग बोलते हैं 4 को, हेक्स बोलते हैं हम लोग कितना 6 को, तो यहाँ हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, होता है पढ़ाने में। ठीक है, हाँ, किसको, ऑकरेंस। ऑकरेंस मतलब ये कौन कौन से फॉर्म में पाया जाता है, तो देखो हम लिख सकते हैं कार्बन फाउंड इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर इन फ्री स्टेट, एज वेल एज combined state also, as well as combined state also। ये फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। फ्री स्टेट में देखो कार्बन का जो फ्री स्टेट है ना, वो है देखो ग्रेफाइट। क्या है जी, ग्रेफाइट। और दूसरा जो है वो क्या है जी, डायमंड है ना, डायमंड। ठीक है, और कंबाइंड स्टेट क्या है, तो कंबाइंड स्टेट है CO2 CO H2CO3 एटसेट्रा। नहीं है, ये कंबाइंड स्टेट हुआ, नहीं CH4 C2H6, बहुत सारा नहीं, कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है, फ्री स्टेट में भी पाया जाता है। ये दोनों जो है ना, अभी तुमको बाद में बताएंगे ही, ये नेचुरल एलोट्रॉप्स है, नेचुरल एलोट्रॉप्स है। ठीक है, हम एलोट्रॉप्स की भी चर्चा करेंगे। और एक और होता है जो मैनमेड होता है। क्या होता है जी, मैनमेड होता है। इन सब का फॉर्मूला C होता है, प्योर कार्बन। ठीक है, अब देखो एक होता है बकमिंस्टर फुलर, ये साइंटिस्ट का नाम था बकमिंस्टर फुलर, और वो अपने नाम के साथ ही उसको लगा दिया कंपाउंड का नाम, अरे उस मतलब एलोट्रॉप का नाम कार्बन के, बकमिंस्टर
टॉलरेंस लिख लेना। इसका C60 होता है फॉर्मूला, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। तब तक आज तुम लोग क्या करोगे, इतना रिवीजन करके आओगे, इसको देख के आओगे। नेक्स्ट क्लास में इसके एलोट्रॉप्स को जानेंगे और एलोट्रॉप्स के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे डायमंड का प्रॉपर्टी देखेंगे, ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, बकमिंस्टर फुलर के बारे में जानेंगे। और देन तब हम लोग क्या करेंगे जी, हाइड्रोकार्बन की शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम लोग कार्बन और उसके कंपाउंड को स्टडी करेंगे, जानेंगे कि कैसे उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। सम ऑफ द कंपाउंड, कुछ कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे, कैसे उसका नोमेनक्लेचर करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके रिएक्शंस को देखेंगे, नोमेनक्लेचर के रूल्स और रेगुलेशंस को पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।